नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते हमने इजराइल से खास तौर पर आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और इस रिपोर्टिंग के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की कि भारत इजराइल से क्या सीख सकता है। आप ये बात जानते हैं कि भारत में होने वाले ज्यादातर आतंकी हमलों में सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों का ही हाथ सबसे ज्यादा होता है। हमने समय समय पर आपको बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम की कमियों और उसमें किए जाने वाले सुधारों से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी दी हैं, लेकिन आज हम आपको इजराइल के हाईटेक बॉर्डर के बारे में बताएंगे। ये इतना आधुनिक बॉर्डर है कि वहां आतंकवादी तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये बॉर्डर आधुनिक तकनीक और सैन्य शक्ति का अद्भुत संगम है। इस बॉर्डर को देखकर आपको यह पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारी टीम ने इजराइल के अनोखे हथियारों पर भी एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आपको दुनिया के कई नए नए इनोवेटिव हथियारों के बारे में नई नई जानकारियां मिलेंगी, इसलिए आपको इसे आज मिस नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आज हम उस शोर का डीएनए टेस्ट करेंगे जो भारत के नवजात बच्चों को जन्म के साथ ही बहरा बना रहा है। ये खबर उन माँ बाप के लिए बेहद ज़रूरी है जिनके बच्चों का जन्म होने वाला है या फिर जिनके बच्चे अभी 3 साल से कम उम्र के हैं। शोर एक ऐसा प्रदूषण है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और हर कोई इसके दुष्प्रभावों को बहुत हल्के में लेता है, और यही वजह है कि नवजात बच्चों के बहरेपन के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी समस्या के बारे में आपको जागरूक करने के लिए हमने आज एक विश्लेषण तैयार किया है। यह आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है और इसे आपको पूरे परिवार के साथ बैठकर आज देखना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। आरजेडी सांसद और पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के खिलाफ आज प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे। ईडी ने ये छापे दिल्ली के 3 फार्म हाउस पर मारे जो घिटोरनी, बिजवासन और सैनिक फार्म इलाकों में हैं। ये फार्म हाउस मीसा भारती, उनके पति शैलेश और उनसे जुड़े एक फर्म मेसर्स मिशेल प्रिंटर्स एंड पैकर्स के हैं। ईडी 4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रहा है। मामले में मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल और दिल्ली के 2 कारोबारी सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी अपनी छापेमारी के दौरान मीसा भारती के पति शैलेश को भी छापेमारी के ठिकानों पर लेकर गई। कांग्रेस नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर विवादित बयान दिया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े लोगों पर जांच एजेंसियों के छापों को उन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर हमला तक बता दिया। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बुलडोज कर रही है बीजेपी सरकार, और जो लोग 100 चूहा खा करके, अमित शाह की स्थिति क्या थी? अमित शाह तरीपार थे, हजारों लोगों की जान लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। कांग्रेस लालू के समर्थन में खुलकर आ गई है तो जेडीयू इस मामले में उनका बचाव नहीं कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार राजगीर में हैं, तो जेडीयू के सभी प्रवक्ता छापों पर बोलने से बच रहे हैं। कौन कहाँ भ्रष्टाचार को ढकने में, थोपने में लगा हुआ है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो अपना जानते हैं, हमारी बिहार, हमारे नेता, हमारी पार्टी जिस तरह से चल रही है उसके बारे में ही हम लोग जवाबदेह हो सकते हैं। G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे से मिलकर भारत के आर्थिक अपराधियों को पकड़ने में मदद मांगी है। 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के मामले में उद्योगपति विजय माल्या गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन में है। लंदन की कोर्ट में माल्या के भारत को भेजे जाने के एक मामले पर सुनवाई भी हो रही है। उधर G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सम्मेलन में सबसे पहले आतंकवाद पर ही बात हुई। सम्मेलन में अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता लागू करने पर सहमति जताई। चीन ने अपने नागरिकों को भारत यात्रा में अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने को कहा है। सिक्किम सेक्टर में भारत से तनाव के बीच भारत में चीन के दूतावास ने एक नोट जारी किया है जिसमें चीनी भाषा में लिखा है कि चीनी यात्री स्थानीय सुरक्षा हालात पर गहरी नजर रखें, खुद की सुरक्षा के लिए तैयार रहें, अनावश्यक तौर पर यात्रा न करें, परिवार और दोस्तों को अपने बारे में पहले से जानकारी दें। चीन के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि उसने चीनी यात्रियों को ट्रैवल अलर्ट या एडवाइजरी नहीं जारी किया, उसने सिर्फ सावधान रहने को कहा है। 5 जुलाई को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो भारत यात्रा पर ट्रैवल एडवाइजरी देने पर विचार करेगा।
इस बीच भारत में भी चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में व्यापारियों ने चीनी सामानों को जलाया और चीन के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। सुबह करीब 6:30 बजे से 11 बजे तक पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की और मोर्टार दागे। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में छुट्टी में घर आया टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तानी फायरिंग में जवान की पत्नी की भी मौत हुई है, जबकि उनके बच्चे जख्मी हैं। पूरा माकूल जवाब दिया जा रहा है, लेकिन वो बेशर्म जो जिस प्रकार के उनकी बेशर्मी रहती है उसी तरीके से वो बिहेव करता है, लेकिन उसको अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा, ये स्पष्ट है। पाकिस्तानी मोर्टार के हमले में पुंछ के खड़ी करमाड़ा गांव में घरों के अलावा स्कूलों को भी नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि देर शाम तक रुक रुक कर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी होती रही है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने चीन के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर विवादित बयान दिया है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर सवाल उठाते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा कि चीन से बातचीत हो सकती है तो कश्मीरी अलगाववादियों से क्यों नहीं। यदि वो राष्ट्रपति शी से मिलने के लिए जाने को तैयार हैं, तो बताइए वो श्रीनगर जाकर जिलानी से क्यों नहीं बात करते। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी वही कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर करना चाहिए। दोगले लोगों को हर चीज में वही दिखाई देता है। प्रधानमंत्री जी वही कर रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को इस समय करना चाहिए। वो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे हैं और उसके सारे प्रोटोकॉल को निभा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर से पहले कल कांग्रेस के एक और बड़े नेता सैफुद्दीन सोज ने मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था। सैफुद्दीन सोज ने कहा था कि अगर मेरी सत्ता होती तो मैं कभी भी बुरहान वानी को मरने नहीं देता। कांग्रेस ने सोज के इस बयान का बचाव किया है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयता में, राष्ट्रभक्ति में कहीं से उनमें कोई कमी नहीं बता सकता है, ना बता पाएगा। इसलिए उनसे कम से कम चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दार्जिलिंग में आज 2 और लोगों की मौत से हिंसा फिर भड़क उठी। सूरज सुंदास और समीर सुब्बा नाम के 2 स्थानीय निवासियों का आज शव मिलने से कल से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने नोरा वैली रेंज में सरकारी दफ्तर और गाड़ियों में आग लगा दी। दार्जिलिंग, सोनादा और कुर्सियांग में सेना तैनात की गई। मैंने तो सीआरपीएफ के लिए 6 दफे खुद स्वराष्ट्र मंत्री के साथ बात किया। कितना दफे करेंगे आप बताओ? हम प्रधानमंत्री का कितना दफे मिला? ये बात मत कहो कि वी डिडंट कोऑपरेट। We cooperated in every matter. ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर पर्याप्त सुरक्षा बल न देने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी के आरोपों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गलत बताया। गृह मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 महिला बटालियन समेत अर्धसैनिक बलों की कुल 11 टुकड़ियां भेजी थी। इधर दार्जिलिंग में बढ़ते तनाव को देखते हुए अगली सूचना तक बोर्डिंग स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने उत्तर 24 परगना में हुई सांप्रदायिक हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। एक फेसबुक पोस्ट को लेकर बदूरिया और बसीरहाट में सांप्रदायिक हिंसा हुई। वहां तनाव अब भी बरकरार है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर राज्य में शांति बिगाड़ने और देश में संघीय ढांचे को खत्म करने का आरोप लगाया है। तो हमारा कोई पार्टी का साथ हमारा आइडियोलॉजिकल लड़ाई हो सकता है, लेकिन आई कैन नॉट किल देयर पीपल। लेकिन हम क्या वो गवर्नमेंट को फेंकने के लिए हमारा एजेंसी को देके वैसा काम करेगा? कभी हम कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल गई बीजेपी की एक केंद्रीय टीम ने भी राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मिलकर ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। केंद्रीय टीम में शामिल ओम माथुर, मीनाक्षी लेखी और सत्यपाल सिंह बसीरहाट भी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट के पास माइकल नगर में ही रोक दिया गया। 3 सांसद जो कि देश की एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं, उनको तो आप अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जितने गैर कानूनी घुसपैठिए इस प्रदेश में बैठे हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के 1 साल पूरा होने पर आज कश्मीर में कई जगह प्रदर्शन हुए। बुरहान वानी के गृहनगर त्राल में हिंसा को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया। त्राल में पत्थरबाजी कर रहे 11 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग जिले में भी हालात तनावपूर्ण हैं। पूरे कश्मीर में धारा 144 लागू है। श्रीनगर के रैनावारी इलाके में कुछ प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ जवानों पर पत्थरबाजी की। इस हमले में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर अहमद वानी ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। चाहता हूँ कि कोई
कोई अनटोवर्ड ना हो जाए, खून खराबा ना हो जाए। अगर लोग यहाँ आए वो अमन से आएंगे। जम्मू के लोगों ने बुरहान वानी की तस्वीर और पाकिस्तान का झंडा जलाकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। तनाव को देखते हुए जम्मू में प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को भी एक दिन के लिए रोक दिया। जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार कर लिया गया है। जीआरपी ने बताया है कि पुलिस को आरोपी के धुले में छिपे होने की खबर मिली थी। आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। 22 जून को 16 साल के जुनैद की गाजियाबाद से मथुरा जा रही ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पलवल का रहने वाला आरोपी हत्या करने के बाद से फरार हो गया था।